वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में मैं ये जो क्लास है क्लास 10 के बच्चों के लिए होगा, बंगाल बोर्ड के लिए। तो आज का ये जो क्लास है इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ उष्मा की घटना, चैप्टर नंबर 4 है ये। अभी सवाल खड़ा होता है, मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया, उसके बाद डायरेक्ट 4 में कैसे आ गया, 2 और 3 क्यों नहीं पढ़ाया। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 और 3 में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, गैसों के गुण और एक चैप्टर है आपका रासायनिक गणना, उसको पढ़ाने के पहले मुझे केमिस्ट्री की जो बुनियादी बातें हैं, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, संयोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता क्या होता है, ये सारा चीज़ का एक अलग से क्लास बना के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं गैसों के गुण और रासायनिक गणना चैप्टर को पढ़ाऊँगा। अभी फिजिक्स वाला ये जो पार्ट है उष्मा की घटना, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उष्मा की घटना को समझने के पहले हम पढ़ते हैं पदार्थ क्या होता है। दुनिया में वैसी चीज़ें जो जगह घेरती है और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा छूकर अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में वैसी चीज़ें जो जगह घेरती है और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा छूकर अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान लो एक वाटर बॉटल है, मेरे सामने में उधर रखा हुआ है, तो ये देखो जगह भी घेर रही है और इसको हम छू कर अनुभव भी कर सकते हैं, तो ये पदार्थ होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन, ये भी तो सबके पास है, सभी मोबाइल चलाते होंगे, सभी यूट्यूब देखते होंगे। ठीक है, तो मोबाइल भी एक पदार्थ है। ठीक है, उसी तरह दुनिया में वे सभी चीज़ें जो जगह घेरती है। ठीक है, 3 चीज़ों को याद रखना है, पदार्थ में 3 चीज़ों को याद रखना है, जो जगह घेरती है, ठीक है, जिनमें मात्रा होती है, और तीसरा बात होगा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जो जगह घेरती है, जिसमें मात्रा होती है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो लगभग आसपास में हम जितना भी चीज़ देखते हैं वो सभी पदार्थ में आ जाएगा। जैसे कि पानी हुआ। हाँ, एक और सवाल पैदा होता है कि हवा जो है, हवा क्या पदार्थ में आएगा? क्या हवा जगह घेरती है? क्या हवा में मात्रा होता है? क्या हवा को हम अपने ज्ञानेंद्रियों से छूकर अनुभव कर सकते हैं? तो देखिए, पहला बात, हवा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हवा जगह घेरती है। हमारे आसपास में जो पूरा रूम है उसमें हवा भरा हुआ है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन हवा जगह घेरती है। तो पहला कंडीशन जो है वो पूरा होता है। दूसरा, हवा में मात्रा होती है, बिल्कुल होती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक खाली बलून को वजन किया गया, उसके बाद फिर वो बलून को पूरा हवा से भर दिया गया, उसके बाद उसको वजन किया गया, तो देखा गया कि वो जो भरा हुआ बलून है उसका वजन थोड़ा सा 0.001 समथिंग मिलीग्राम ज़्यादा मिला। इससे मत पता ये चलता है कि हवा में मात्रा होता है, तभी उसका वजन जो है पता चल रहा है। क्या हम हवा को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हाथ वाथ को हिलाएंगे अगर तो महसूस होगा कि हवा आसपास में हमारे हैं। पंखा चल रहा है तो पंखा से भी महसूस होता है कि हवा हमारे पास में है। अभी आगे बढ़ते हैं। उष्मा को पढ़ाने के पहले हमने पदार्थ क्यों पढ़ा है? ठीक है, उष्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? उष्मा होता क्या है? उष्मा का मतलब मैक्सिमम आदमी जो भी अगर जानेगा तो वो बोलेगा गर्मी। ठीक है, तो उष्मा का मतलब ये होता है गर्मी या ठंडे का अनुभव। गर्मी या ठंडे का अनुभव हमें जिस चीज़ से होती है उसे उष्मा कहते हैं। गर्मी या ठंडे का अनुभव हमें जिस कारण से होती है उसे उष्मा कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेल का पटरी वाला कहानी, बोला जाता है कि 2 को रेल का पटरी को जब हम जोड़ते हैं तो उसको यहाँ पे एक फिक्स प्लेट से जोड़ते हैं, ऐसे करके, तो ये बीच में गैप छोड़ देते हैं, क्योंकि गर्मी में जो है ये जो लोहा है सूर्य का धूप पाकर फैल जाता है और इस गैप को भर देता है। इसीलिए इस गैप को भरने के लिए जो है जगह छोड़ा जाता है। अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो गर्मी में सूर्य का धूप से पटरी फैलेगा और फैल के टेढ़ा हो जाएगा और ट्रेन का एक्सीडेंट होने का संभावना रहेगा। ठीक है, तो उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, उष्मा में अगर उष्मा की बात करेंगे तो उष्मा जगह नहीं घेरती है, उष्मा में मात्रा नहीं होती है, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो उष्मा जो है, उष्मा जो है वो पदार्थ नहीं है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें मात्रा तो नहीं होता है, लेकिन कार्य करने की क्षमता होती है। अभी सवाल आता है कि उष्मा में कार्य करने की क्षमता कहाँ से होती है? ठीक है, अभी इस सवाल का जवाब हम देते हैं। आपका घर में भात जरूर बनता होगा, चावल में जो स्टीम निकलता है उस स्टीम में उष्मा रहता है, और उस उष्मा में इतना पावर रहता है कि वो जो ढक्कन है, जो भी हांडी या जो भी
जिसमें भी चावल बन रहा है उसको, उसका जो हांडी है उसको वो उसका ढक्कन को उठा के नीचे गिरा सकता है। ठीक है, इसी घटना को देखकर जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपना नियम बनाया ऊष्मा की भाप शक्ति वाला। ठीक है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसके द्वारा हमें गर्म या ठंडे का अनुभव होता है। एग्जाम में अगर सवाल आ गया कि ऊष्मा किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुओं के गर्म या ठंडा होने का अनुभव करते हैं। अभी सवाल आता है कि वस्तुएं गर्म या ठंडा क्यों होती है, या फिर वस्तुएं गर्म या ठंडा क्यों होती है। एक बर्फ को छूते हैं तो वो हमें ठंडा लगता है, सिंपल अगर किसी मोबाइल को छुएंगे तो वो उतना ठंडा नहीं रहता है, गर्म रहता है। दीवार को छुएंगे तो उतना ठंडा नहीं रहता है। एक्चुअली ये वस्तुओं का गर्म या ठंडा होने का जिम्मेदार है कौन, क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण वस्तुएं गर्म या ठंडा होती है। आपको पता है कि पदार्थ का 3 अवस्था होता है। एक अवस्था होता है ठोस अवस्था, ठीक है, दूसरा अवस्था होता है तरल अवस्था। ठीक है, तरल को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है, और ठोस को हम लोग बोलते हैं सॉलिड। अभी मैंने बोला 3 अवस्था, लिखा 2 अवस्था, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये आ जाता है द्रव में और इधर आ जाता है गैस में। ठीक है, ये द्रव और गैस ये दोनों फ्लो कर सकते हैं ना, बह सकते हैं ना। ठोस थोड़ी ना बह सकता है, ईटा क्या बह जाएगा, ईटा तो ईटा जैसा रहेगा, इसीलिए इसको तरल में नाम देते हैं। ठीक है, फ्लूइड का मतलब वह चीज़ें जो फ्लो कर सकती है, वह चीज़ें जो बह सकती है। तो द्रव और गैस जो है वो दोनों बह सकती है। ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, एक ठोस और दूसरा द्रव और तीसरा जो है गैस। द्रव और गैस को हम लोग सम्मिलित रूप से तरल बोलते हैं। ठीक है, तो ठोस का अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें जो भी उसका जो अणु है वो एकदम पास रहता है, जो भी अणु है वो एकदम पास रहता है। अणुओं के बीच की जो गैप है, अणुओं का बीच का जो गैप है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, बहुत कम रहता है। और अणु आपस में जो है गति करते रहता है, तो इसमें जो गैप है बहुत कम रहता है। अणुओं का जो बीच का गति है बहुत कम रहता है, तो इसी में गति जब होगा तो उसमें टक्कर तो होगा। जब बहुत सारे अणु जो है आपस में जब गति करेंगे तो उसमें टक्कर तो होगा। तो टक्कर अणुओं के बीच में जो टक्कर होता है और अणु का कंटेनर से जो टक्कर होता है उससे जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो टक्कर जो है इसमें कम होगा, इसका जो ऊष्मा है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, द्रव में क्या होता है ना, अणु जो है बहुत दूर रहता है। ठीक है, थोड़ा दूर रहता है। ठीक है, तो इसमें टक्कर जो है, इसमें इसका जो स्पीड है, अणुओं का जो स्पीड है वो ज़्यादा रहता है। स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा तो टक्कर भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसमें गैप भी ज़्यादा रहता है। और अगर गैस का बात करें तो इसमें जो अणु है बहुत दूर रहता है। ठीक है, और इसमें बहुत तेज़ी से गति करता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से गति करता है, बहुत तेज़ी से गति करता है। ठीक है, ये जो गैस का जो भी अणु है वो बहुत तेज़ी से गति करता है, तो इसमें जो टक्कर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी तो ये तो हमको समझ में आ गया कि ठोस में अणु कैसे रहता है, द्रव में अणु कैसे रहता है, गैस में अणु कैसे रहता है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे जाते हैं। अभी इसे गर्म या ठंडा होने का क्या मतलब है। जब भी हम किसी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं, मान लो ये हम उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, उसका जो अणुओं का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अगर हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं या फिर उसे गर्म करते हैं तो उसके जो अणु है उसकी गति जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अणुओं की गति बढ़ने के कारण उनमें जो टक्कर होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अणुओं की गति बढ़ जाती है, अणुओं के बीच की टक्कर भी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अणुओं का जो बीच का जो टक्कर है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अणुओं का जो बीच का टक्कर है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उसका जो टेम्परेचर है, ऊष्मा को मापने का जो इकाई है उसको टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ऊष्मा को हम लोग किसी बॉडी में कितना हीट है कितना नहीं है उसको हम लोग टेम्परेचर से मापते हैं, तापमान से मापते हैं, वो भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो है बढ़ जाता है। उसी तरह द्रव को भी जब हम गर्म करते हैं तो उसका जो अणु है उसका बीच में जो टक्कर है और जो गैप है वो भी बढ़ जाता है। और गैस को भी जब गर्म करते हैं तो यही होता है। तो किसी भी वस्तु में ऊष्मा देने पर अणुओं की गति जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है। इसके कारण उस वस्तु का तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, ठीक है, इसमें इसका अणु होगा, इसको अगर हम गर्म करें चूल्हा में तो इसका जो टक्कर है उसका जो स्पीड है वो तो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का बीच में जो पहले आकर्षण शक्ति था
गैप के बढ़ जाने के कारण वो आकर्षण शक्ति नहीं रहेगा। ठीक है, दो बातों को याद रखना है, गैप अगर ज़्यादा होगा तो अणुओं का स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगा, गैप अगर कम होगा तो अणुओं का स्पीड भी बहुत कम होगा। अगर गैप बढ़ जाता है तो एक समय ऐसा आ जाएगा ना, इसका ताकत इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि ये इसको छोड़ के उड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, स्टीम बन गया। ठीक है, और जिस तापमान में ये होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट या फिर उबलनांक। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे एक लोहा का छड़ है, ठीक है, ये आयरन का रॉड है, और यहाँ पे मान लो तांबा का छड़ है। ठीक है, सब कुछ बराबर है, लेंथ साइज सब बराबर है, कोई भी अंतर नहीं है दोनों में, बस ये लोहा का है और ये तांबा का है। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, इसका तापमान मान लो 30 डिग्री सेल्सियस में है, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, इसका तापमान को 30 से हम लोग बढ़ा के 40 कर देते हैं, इसका भी तापमान को हम लोग 30 से बढ़ा के 40 कर देते हैं। ठीक है, तो देखा जाएगा कि दोनों में जो बढ़ोतरी हुई है, ठीक, इसमें ज़्यादा हुई है और इसमें कम हुई है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अलग अलग मटेरियल, अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग पदार्थ समान ऊष्मा पाकर अलग तरीके से बढ़ती है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल समान ऊष्मा पाकर अलग अलग तरीके से बढ़ती है। ठीक है, अभी देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। हमें 3 चीज में बढ़ना है। एक होता है ठोस में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है, 2 नंबर होता है द्रव में ऊष्मीय प्रसार, और 3 नंबर होता है गैस में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, ये तीनों क्या है, ठीक है, ठोस में ऊष्मीय प्रसार, द्रव में ऊष्मीय प्रसार और गैस में ऊष्मीय प्रसार, ये क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठोस में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है, ठोस में ऊष्मीय प्रसार ये क्या होता है। अगर मान लो कोई वस्तु रखा हुआ है और वो ठोस अवस्था में है, ठीक है, तो उसका अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो इसका जो भी साइज है वो बढ़ेगा, और तापमान को घटाएंगे तो इसका जो भी साइज है वो घटेगा। तो ठोस में उसमें प्रकार को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला वाला भाग जो है वो है रेखीय प्रसार, दूसरा वाला जो पार्ट है उसका नाम है क्षेत्रीय प्रसार, तीसरा वाला जो पार्ट है उसका नाम है आयतन प्रसार। ठीक है, अभी ये क्या है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, ठीक है, आयतन प्रसार, ये क्या है। रेखीय, जैसे मान लो कि एक वस्तु है, उसका लंबाई पहले था L, ठीक है, उसका लंबाई पहले था L, इसका तापमान को हम लोगों ने बढ़ा दिया, मान लो पहले से 20 डिग्री सेल्सियस में था और अभी बढ़ा के तापमान को 40 कर दिया, इसका तापमान कितना बढ़ गया। ये डेल्टा मतलब होता है चेंज कितना हुआ 20, तो इसको मान लो 50 कर देता, तो चेंज कितना हुआ 30। ठीक है, अभी इसका लेंथ पहले L था, अभी मान लो इसका लेंथ अलग हो गया, इसका लेंथ हो गया मान लो इधर से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये बढ़ोतरी हो गया। ठीक है, ये जो है इतना जो है ये बढ़ोतरी हो गया डेल L। ठीक है, तो ये जो डेल L बढ़ गया L में से, ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब होता है किसी पदार्थ के क्षण का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे, किसी पदार्थ का क्षण का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे क्षण में जितना वृद्धि होता है। ठीक है, तो देखो इसका तापमान हम डेल T डिग्री सेल्सियस बढ़ाए थे तो कितना वृद्धि हुआ, डेल L 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाएंगे कितना वृद्धि होगा, डेल L बाय डेल T। ठीक है, और पूरा का लेंथ कितना था, L था। ठीक है, तो पूरा L लेंथ के लिए अगर बढ़ता है डेल L बाय डेल T, तो 1 लेंथ के लिए कितना बढ़ेगा, डेल L बाय डेल T दिस बाय L। ठीक है, तो इधर से अलग से बना देते हैं। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब होता है किसी पदार्थ की इकाई लंबाई का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे देखो लंबाई की बात हो रहा है। ठीक है, मान लो कोई छड़ है, उसका लेंथ पूरा L है। ठीक है, अब वही छड़ का मान लो एक लेंथ वाला लेंगे
उसका तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो जितना बढ़ोतरी हो जाएगा उसी को बोलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। इसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा से। फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया था, ठीक है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इनटू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी आते हैं आयतन प्रसार गुणांक पर। अभी ये क्या होता है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है देखो बताते हैं। अगर मान लो कोई वस्तु है, आयतन नहीं, सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला का नाम है, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है। अगर कोई वस्तु है, पहले अभी मैंने लंबाई का बात किया था, जब मैंने लंबाई का बात किया था तो उसका ना क्या नाम था, उसका नाम था रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, क्योंकि लंबाई और रेखा जो है एक जैसा है, ठीक है, रेखा की लंबाई होती है, ठीक है। अब ये जो देखो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, ये जो पूरा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, इसको मान लो हम गर्म करते, इसको मान लो हम गर्म करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है ये वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मान लो वो बढ़ के इतना बड़ा हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। इसका भी वही है, किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें जो वृद्धि होती है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। मतलब हमको एक ऐसा बॉडी लेना है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसका तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाएंगे तो जितना वृद्धि होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे जितना क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, ठीक है, जितना क्षेत्रफल में ये जो वृद्धि हो रहा है ये क्षेत्रफल का वृद्धि है, इसको बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको बीटा से करते हैं, ठीक है। चेंज इन एरिया, ठीक है, बाय चेंज इन टेम्परेचर और इनटू ओरिजिनल एरिया। इसका जो यूनिट है, इसका भी यूनिट जो है वो पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 में आएंगे। नंबर 3 में है आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक। अब आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, इसमें आयतन बोला है ना, मान लो इस बॉडी का आयतन v है, v मतलब होता है वॉल्यूम, डिनोट कर रहे v से। तो इकाई आयतन वाले किसी बॉडी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसका आयतन जितना बढ़ता है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। मतलब अगर एक ऐसा बॉडी लें, ठीक है, एक ऐसा बॉडी लें जिसका आयतन है 1 मीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर में नहीं लेते हैं, जो भी काम करते हैं ऐसा सिस्टम में करते हैं, 1 मीटर क्यूब, उसका तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते हैं, और मान लो इसका जो आयतन में परिवर्तन है वो मान लो 0.0005 मीटर क्यूब हुआ, तो इसका आयतन प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका बोलने का मतलब है, वैसे मान लो कि बोल दिया कि लोहा का आयतन प्रसार गुणांक 0.005 मीटर क्यूब, इसका मतलब है कि अगर हम लोग 1 घन मीटर का लोहा लेते हैं और उसका तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो लोहा का जो आयतन है इतना बढ़ जाएगा, 1 पे इतना, 1 डिग्री बढ़ाने पे इतना, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला भी कुछ वैसा ही है, चेंज इन आयतन बटा चेंज इन टेम्परेचर इंटू पहले का जो आयतन था, और इसका जो यूनिट है यूनिट भी क्या देंगे पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी चलिए